नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिहारी कला। 2025 का विधानसभा चुनाव 243 सीट में से एक महत्वपूर्ण सीट अरवल विधानसभा, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस सीट को लेकर 2010 से लेकर 2025 अब होने वाला है, यानी 2010 से 2025 तक हम बात करेंगे कि अब तक किस किस पार्टी का दबदबा रहा, 2025 में किसका प्रभाव दिखेगा, क्या जातीय समीकरण रहेगा, विकास के मुद्दे रहेंगे, प्रभाव डाल पाएंगे या नहीं। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। अरवल विधानसभा से इस बार किसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा, कुछ बदलाव होगा, किसको टिकट मिलने वाला है, टिकट के रेस में कौन कौन लोग हैं, किनकी चर्चा है। इन सभी मुद्दों पे हम आपसे बातचीत करेंगे। बिहारी कलम अब हर विधानसभा एक डायरी लेकर आएगा, जिसमें हर दिन एक विधानसभा को लेकर बहुत ही अच्छे से चर्चा होगा। ग्राउंड पे लोगों का क्या चर्चा है, पार्टी को लेकर क्या चर्चा है, कैंडिडेट को लेकर क्या चर्चा है, क्या विकास के मुद्दे हैं, पिछले बार क्या मुद्दे थे, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। पुरुष का कितना वोट है, महिलाओं का क्या वोट है, महिलाओं का इस बार क्या रुख रहेगा, कई पार्टी भी नए नए प्रयोग में आ रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। देखिए, 2020 की बात करें, 2020 में तो आपको पता ही है कि यहाँ जो वर्तमान में विधायक सीपीआई एमएलए से हैं महानंद सिंह, जो अभी वर्तमान में महागठबंधन में हैं, और इस महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, वीआईपी, अन्य लोग हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की और एनडीए की अगर बात करें, तो एनडीए में बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग हैं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में आपको पता है कि चिराग पासवान सभी सीटों पे, जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था, उसके अलावा सभी सीटों पे वो अपना उम्मीदवार दे रहे थे, और जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट था वहां तो दे ही रहे थे, और जहां बीजेपी का उम्मीदवार था वहां नहीं दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अरवल में 2020 में चिराग पासवान का कोई कैंडिडेट नहीं था। वहां सीधा लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन का था। तो आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान विधायक, जीते हुए विधायक हैं महानंद सिंह, और सीधा टक्कर किससे था, बीजेपी के दीपक कुमार शर्मा से। महानंद जी को 47% वोट आया, जीत का अंतर 13.1% रहा। और सबसे बड़ी बात है कि आरएलएसपी वहां चुनाव अलग लड़ रही थी, जिसमें 7,941 वोट आरएलएसपी को भी आया था। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्ट वाली बात यह है कि नोटा पे 2372 वोट आए। तो 2020 का जो समीकरण था महागठबंधन का, एनडीए का, और इस बार 2025 में चुनाव होने वाला है, उसमें आप समझ सकते हैं कि आरएलएसपी तो खैर एनडीए के साथ वर्तमान में है ही, बात तो चल ही रही है। उसके अलावा महागठबंधन में तो ये लोग हैं ही। सीट किसका रहेगा इस बार, महागठबंधन से और एनडीए से? देखिए, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि महागठबंधन से जीते हुए प्रत्याशी, जीते हुए कैंडिडेट सीपीआई एमएलए जो महानंद सिंह हैं, पूरी तरह से वही रहेंगे, ऐसा चर्चा भी है। सीपीआई माले छोड़ने वाला नहीं है वहां सीट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनडीए में, तो भाजपा पूरी तरह से प्रयास में है। प्रयास में क्या, भाजपा का ही सीट रहेगा। कैंडिडेट को लेकर बहुत चर्चा है, क्योंकि पिछले बार दीपक कुमार शर्मा थे। दीपक कुमार शर्मा थे तो सीट नहीं निकाल पाए। 2010 में चितरंजन कुमार थे, जो अब नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। बहुत ही लोगों के बीच रहने वाले नेता थे, ऐसा लोगों का कहना है। चितरंजन कुमार बीजेपी को 2010 में सीट निकाल करके दिए थे, 25% वोट मिला था। फिर 2015 में आरजेडी से रविंद्र सिंह को 43% वोट मिला था, वो जीते थे। 2020 का तो पता ही है, जो वर्तमान में महानंद सिंह है सीपीआई माले से। अब 2025 का सीधा हम बात करते हैं आपसे। देखिए, 2025 में जो लड़ाई है, सीपीआई माले का सीट रहेगा, एक तरफ भाजपा का रहेगा,
ऐसा भी चर्चा है, कहीं तो उलटफेर नहीं होने वाला है। टोटल वोट 2,53,000 है, इसे कुछ हल्का बढ़ा भी है। 51.60% पुरुष का वोट है, 47.71% महिलाओं का वोट है। पुरुष का ज्यादा मतदान होता है परसेंटेज। अब आप समझिए 2020 में 52% वहां वोटिंग हुआ था। सबसे ज्यादा अरवल में इतिहास अब तक का है 1990 में 74.33% वोटिंग हुआ था, तो अब तक का रिकॉर्ड है, जिसमें पुरुष 98% वोट किए थे, मतदान किए थे। अब समझने वाली बात है कि 2025 में क्या स्थिति रहेगा। देखिए 2025 में आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, और एक तरफ बीजेपी बड़ी पार्टी है। तो लड़ाई तो यहाँ सीपीआई माले बनाम भाजपा में है। सीपीआई का भी डर रहा है अरवल, बहुत मजबूत स्थिति में है वहां के लोग। और तीसरा अगर हम बात करें तो जनसुराज को लेकर चर्चा है। आप उपचुनाव में देखे होंगे कि उपचुनाव में कैसे जहां आरजेडी का सीट था वहां जनसुराज ने मामला खराब कर दिया, सीट आरजेडी के हाथ से चला गया और एनडीए वहां पे जीत दर्ज कर ली। अब अरवल में अगर हम बात करें तो जनसुराज का तो कैंडिडेट रहेगा। अब यहां देखना है कि ग्रामीण जो मतदाता हैं 85% है, शहरी मतदाता 14% है। अब आप समझ लीजिए शहरी मतदाता किस तरफ जाएंगे, ग्रामीण मतदाता किस तरफ प्रभावित होंगे। जातीय समीकरण तो मैटर करेगा ही करेगा, प्रभावित करेगा ही, लेकिन शहरी और ग्रामीण मतदाता भी प्रभावित करेंगे। शहरी ग्रामीण हम इसलिए बोल रहे हैं कि जनसुराज इस पर प्रभाव देगा। जनसुराज शहरी मतदाता भी प्रभाव देगा और ग्रामीण मतदाता भी प्रभाव देगा। कितना प्रभाव देगा वो कैंडिडेट पे तय करेगा। अगर दीपक कुमार शर्मा भाजपा से रहते हैं और महानंद सिंह सीपीआई एमएलए से रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों में टक्कर तो होगा। उसके बावजूद अगर जनसुराज, देखिए जातीय मैटर तो बहुत करता है। आप देखिए कि उपचुनाव में जो आरजेडी का जो समीकरण रहता है, यादव और मुस्लिम जो जैसा कहा जाता है, यादव और मुस्लिम का अगर उस अनुसार जनसुराज कैंडिडेट देती है तो आप समझ लीजिए कि सीपीआई माले के लिए, महागठबंधन के लिए सीट निकालना वहां मुश्किल हो जाएगा। और अगर जिस तरह से अब तक भाजपा वहां भूमिहार का प्रयोग करती आई है उस सीट पे, अगर जनसुराज भाजपा भूमिहार उम्मीदवार उतारती है तो फिर महागठबंधन का निकलने का चांस ज्यादा है। यानी सीपीआई माले का अगर वहां कैंडिडेट रहा तो निकलने का चांस ज्यादा है। अगर जनसुराज और भाजपा का भूमिहार कैंडिडेट रहा तो जनसुराज, फिर से हम कह रहे हैं, जनसुराज सभी सीटों पे तय करेगा कि जीत किसका होगा, या जनसुराज का जीत होगा, या महागठबंधन का होगा, या फिर एनडीए का होगा। तो ये समझने वाली बात है। अरवल में जहां तक बात है वोट परसेंटेज का, तो वोट परसेंटेज वही रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। 2020 में 52% वोटिंग हुआ है, तो हो सकता है कि 55 हो, 60 के नीचे ही रहेंगे। जैसा पिछले, अगर हम 2015 की बात करें, 10 की बात करें, जो जिस तरह से अनुपात रहा है उस अनुसार से हम बात कर रहे हैं। उसके लिए कुछ सरकार को अलग से जागरूकता लानी होगी, लोगों के बीच में वोट परसेंटेज को बढ़ाना होगा। अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रयास कर भी करेंगे। लेकिन अगर अरवल की हम बात करें, नक्सलवाद से प्रभावित यह क्षेत्र रहा है। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद का बॉर्डर है। अरवल पर किसी पार्टी का दबदबा नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि अरवल में इस पार्टी का दबदबा है, क्योंकि हर चुनावी वर्ष में हमेशा यहाँ बदलाव होते रहे हैं। सभी पार्टी को मौका दिया गया है अब तक। सबसे पहले तो सोशलिस्ट पार्टी का जीत हासिल हुआ था, उसके बाद सभी पार्टियों को यहाँ मौका दिया गया है। लेकिन बात है बहुत महत्वपूर्ण, 2025 में क्या होने वाला है। 2025 में जहां एनडीए बनाम महागठबंधन और जनसुराज की लड़ाई है। जनसुराज को लेकर चर्चा यह भी है कि जनसुराज जहां हर तरफ, हर जिले में पदयात्रा कर रही थी,
तो इस तरफ अरवल जहानाबाद की और जनसुराज का उतना ग्राउंड नहीं दिखा है, ग्राउंड पे उनकी टीम नहीं दिखी है, तो हो सकता है कि जनसुराज का वहां प्रभाव न पड़े। लेकिन फिर से कर रहे हैं, अगर उम्मीदवार उस तरीके का होगा, एनडीए या महागठबंधन से मिलता जुलता, तो प्रभाव तो जनसुराज देगा। फिर भी अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं, भाजपा में दीपक कुमार शर्मा को लेकर कुछ चर्चा है, जो पिछली बार चुनाव भी लड़े थे। 2-3 और चर्चा है बिहार कैंडिडेट को लेकर, एक मनोज शर्मा और एक रमाकांत शर्मा। मनोज शर्मा गो से पूर्व विधायक हैं और एक रमाकांत शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के। ऐसी चर्चा है, हो सकता है कि लोगों को मौका मिल जाए। बाकी और भी लोग हैं जिनका मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है स्पष्ट, उतना स्पष्ट नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है। और जहां सीपीआई माले में अगर बात करें, जो महागठबंधन का सीट है, तो उसमें महानंद सिंह बहुत मजबूती से दावेदार हैं। उसके अलावा 1-2 नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महानंद सिंह के अलावा कोई और भी चर्चा किसी का बहुत मजबूती से है। तो महानंद सिंह मुझे लगता है सीपीआई माले से, सीपीआई माले का अगर वहां पे रहता है सिर्फ, तो महानंद सिंह पक्के उम्मीदवार है, इस बात को आप मान लीजिए। तो अब लड़ाई सीधा सीपीआई माले बनाम भाजपा के सीट, भाजपा और जनसुराज की। देखिए, दीपक कुमार शर्मा और उससे पीछे की अगर हम बात करें, 2015 में तो आरजेडी का सीट रहा, 2010 में चित्तरंजन कुमार भी रहे। चित्तरंजन कुमार के समय भी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण था। 2020 में भी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसमें आप देखे थे कि आरएलएसपी 9,000 के आसपास, 8,000 आसपास में वोट काटी है। तो अब अगर साथ एनडीए में रहेंगे तो इनको फायदा होगा, यानी कहने का मतलब कि बीजेपी को सीधा फायदा होगा। उसमें चिराग भी अलग लड़ रहे थे, तो ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि पुरथा का उम्मीदवार था चिराग पासवान का, तो ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अलग हैं गठबंधन से, तो उनका प्रभाव उतना नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार साथ हैं मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, इस बार बहुत मजबूती से हैं। तो इस बार चिराग पासवान का भी दबदबा दिखेगा। और इस बार हम बहुत स्पष्ट कर सकते हैं, एनडीए यानी भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने जा रही है अरवल में, और महागठबंधन भी तो चुनाव लड़ने जा रही है। जहां तरफ कन्हैया कुमार जहां कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस पूरा केंद्रीय नेतृत्व उतार रहा है, आरजेडी भी अपना पूरी तैयारी में है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार में अरवल का जो लड़ाई होने वाला है बहुत ही मजबूत होने वाला है, एक तरफा नहीं होने वाला है। पिछले बार भी एक तरफा नहीं था, बहुत मजबूती से दोनों तरफ लड़ा गया था, बहुत इंटरेस्ट था चुनाव में, और इस बार भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। सबसे बड़ी बात है जो हम बात करने वाले हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं का यहाँ 47% वोट है, लेकिन महिलाओं को लेकर आप देख रहे होंगे जदयू नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर हमेशा योजनाओं को लेकर चर्चा में रहते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं को आगे कर रहे हैं, योजना ला रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें तो अब तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना लाए, आप सुने होंगे। तो इनका भी कहीं ना कहीं हर विधानसभा पे महिलाओं को लेकर टारगेट है कि महिलाओं का वोट मेरे पाले में आ जाए। तो देखना होगा कि महिलाओं का जो वोट है वो किस तरफ जाएगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार तो काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं महिलाओं को लेकर, छात्राओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, और अब तेजस्वी यादव केजरीवाल मॉडल के तहत घोषणा कर चुके हैं कि महिलाओं को उचित योजना के तहत उनको फायदा दिया जाएगा। अब आप समझिए, महिलाओं को लेकर सबका टारगेट है। जनसुराज बहुत हद तक प्रयास कर रही है कि महिलाओं को लेकर एक अलग मुहिम चलाया जाए, महिलाओं से मिला जाए। जिस तरह से उनकी टीम मिल रही है ग्राउंड पे लोगों से, उनकी टीम काम कर रही है गांव गांव तक। हालांकि मुझे लगता है कि अरवल में जनसुराज बहुत हद तक गांव पे नहीं पहुंच पाए हैं और उतना फायदा नहीं होगा। गठबंधन के अनुसार अगर सीट उम्मीदवार उतारते हैं इस सीट पे तो बस थोड़ा बहुत ही प्रभाव दे पाएंगे। सीट निकालना मेरे अनुसार से मुश्किल है। मेरे अनुसार से जनसुराज को सीट निकालना बहुत मुश्किल है। इनका वहां कोई ग्राउंड नहीं बना हुआ है, पहले पदयात्रा भी नहीं, कुछ दिन पहले वहां पे सभा किए थे, भीड़
अच्छी खासी ठीक ठाक थी, लेकिन जनसुराज का अच्छा ग्राउंड नहीं है। लड़ाई तो दो के ही बीच में रहेगा, एनडीए और महागठबंधन के बीच में बहुत मजबूती से रहेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर स्पष्ट कर दूंगा, 2020 की अपेक्षा 2025 में एनडीए मजबूत स्थिति में अरवल में। हालांकि महागठबंधन भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उससे ज्यादा एनडीए मजबूत स्थिति में अरवल में इस बार दिखेगा। महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे थे, महिलाओं का वोट महागठबंधन की तरफ भी दिखेगा और एनडीए की तरफ भी दिखेगा। ये लोग अपने कैंडिडेट के अनुसार कितना प्रभावित कर पाएंगे, महत्वपूर्ण यह होगा देखना। अब हम सीधे निष्कर्ष पे चलते हैं। 2025 का अरवल विधानसभा चुनाव, जहां रविदास यादव, उर्मी पासवान का अहम वोट है। आपको पता है, एक तरफ जहां चिराग पासवान है एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, सीपीआई माले, कांग्रेस, वीआईपी का तो प्रभाव नहीं दिखेगा, इन सबका प्रभाव दिखेगा। तो लड़ाई सीधा सीपीआई माले और भाजपा में। हाँ, एक और हम चर्चा करना चाहेंगे, अगर भाजपा अपना उम्मीदवार बदलती है, जैसे 2020 में दीपक कुमार शर्मा थे, अगर भाजपा अपना उम्मीदवार बदलती है, मनोज शर्मा आते हैं, अगर रमाकांत शर्मा आते हैं, या फिर कोई और आता है, तो दीपक कुमार शर्मा जिस तरह से अभी से ही या पहले से लगातार लोगों के बीच में तैयारी में लग गए हैं कि भैया मैं तो आ रहा हूं भाजपा से, हालांकि अभी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, चर्चा अंदर से बहुत कुछ है, हो सकता है कि टिकट का कट भी जाए। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत पैसे वाले भी लोग आ रहे हैं, दूसरे विधानसभा से भी लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, लोगों का चर्चा है। अब किनका तगड़ा सोर्स लग पाता है, पार्टी कैसे निर्णय करेगी, किस आधार पे करेगी, वो तो समय नजदीक आने के कारण पता चलेगा। लेकिन दीपक कुमार शर्मा अगर रहते हैं तो 2020 की अपेक्षा 2025 में वो अधिक मजबूती से लड़ेंगे, अत्यधिक मजबूत दिखेंगे। उसके अलावा कोई और कैंडिडेट रहता है जिसका हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा मामला का रोज मेरे अनुसार से जितना हम समझ पा रहे हैं ग्राउंड को, अरवल का लड़ाई सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन का है। कहना मुश्किल है कि किसके पाले में सिट जाएगा, क्योंकि इस बार दोनों ही बहुत मजबूती से इस लड़ाई में आ रहे हैं और ग्राउंड भी बना हुआ है दोनों का। माले का गढ़ है भाई वहां पे अरवल। एनडीए भी यानी भाजपा इस बार बहुत ताकत लगाएगी, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी इस बार। लोग भी आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे आएगा अरवल में। तो अरवल को लेकर चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का चुनाव अरवल में। अरवल में विकास को लेकर क्या सोचते हैं, जैसा कि देखिए मानन सिंह विधायक है, नाराजगी है लोगों में, कुछ प्रशंसक लोग भी हैं, कुछ लोग विरोधी कर रहे काम नहीं हुआ है। लगातार यहाँ भाजपा का जैसा वहां विरोध है, जो कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जाता है, वो स्पष्ट बता रहे हैं आपको, सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ इस सीट पे बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जाता है, एरिया को चिन्ह करके काम किया जाता है, जैसा कि लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है इस सीट पे। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में इसका प्रभाव भी दिख सकता है। और अरवल में आप इतना तो समझ लीजिए कि जाति तो मैटर करता ही है। इस बार 2025 अरवल विधानसभा किसके पक्ष में जाएगा कहना मुश्किल है। जनसुराज भी बहुत इंटरफेयर करेगा बहुत हद तक, क्योंकि यहाँ इस साल का जो मार्जिन है पिछले बार 13% का था जीत का अंतर, इस बार हम बता रहे हैं 5 से 6% का भी, उससे भी कम अंतर हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। तो अरवल को लेकर ये रिपोर्ट था। अरवल को लेकर हम और भी ग्राउंड पे आएंगे, लोगों का क्या कहना है, अरवल के लोग क्या चाहते हैं इस बार, सीधा आपसे हम जुड़ेंगे और भी वीडियो में। फिलहाल के लिए 2025 विधानसभा का देखते हुए आज अरवल का रिपोर्ट था।
आपको क्या लगता है, आप अरवल से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं इस विधानसभा सीट को लेकर? लोग नोटा पे भी वोट देते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो किन्हीं को पसंद नहीं करते हैं, वो नोटा पे जाते हैं। तो नोटा के लोग इस बार किस तरफ ट्रांसफर होंगे, वो कैंडिडेट पे तय करेगा। तो अरवल के जो लोग जुड़े हुए हैं वो बता दें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके सीधा आप बता सकते हैं। आप देखते रहिए बिहार रिपोर्ट पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए